हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। स्टार्ट करते हैं विद द टर्म इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? ये वर्ड जो इसका लिटरल मीनिंग है वो डिराइव किया गया है एक वर्ड से जिसका नाम है ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया का मतलब होता है स्टडी ऑफ हाउस होल्ड थिंग्स। आइए फर्दर एनालाइज करें इकोनॉमिक्स का जनरल मीनिंग क्या है। इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करी। प्रोफेसर एडम स्मिथ का मानना था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल का कहना था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेलबींग। लेकिन सबसे फेमस थॉट जो प्रोवाइड किया गया वो प्रोफेसर लॉर्ड लायनल रॉबिन्स के द्वारा था, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस से रिलेट करने की कोशिश करी। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड लायनल रॉबिन्स, उनका मानना था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और वी कैन से चॉइस मेकिंग बिहेवियर बिटवीन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेस व्हिच हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था कि जब हमने देखा कि किसी भी इंसान की वांट, मैं नीड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वांट की बात कर रहा हूं। नीड हमारी और आपकी, किसी की भी नीड लिमिटेड हो सकती है, लेकिन हमारी और आपकी या सभी की वांट्स अनलिमिटेड होती है। जरा भी एक वांट हम सेटिस्फाई कर लें, स्पॉन्टेनियसली दूसरी वांट क्रिएट हो जाती है। तो वी कैन से कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। लेकिन अब उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, यानी जो मीन्स हैं, हिंदी में कहें तो संसाधन जो हैं, वो बहुत लिमिटेड हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये चॉइस करनी चाहिए कि हमारे लिए वो लिमिटेड रिसोर्सेज अभी कहां पर पुट किया जाना चाहिए, हम उस लिमिटेड रिसोर्स को पहले कहां पर पुट करें और बाद में कहां पर पुट करें। अकॉर्डिंग टू आवर प्रायोरिटीज हमें ये लिस्ट आउट करना चाहिए कि हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं। बहुत एग्जाम्पल मैं दे सकता हूं इस चीज के ऊपर, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्टेड वे में एक और एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी पर्सन की इनकम है 20,000 रुपीज और उसकी वांट्स की लिस्ट अगर हम पढ़ने की कोशिश करें तो उसको फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, एंटरटेनमेंट, कंफर्ट, लग्जरीज, इन सब चीजों पर वो पैसा खर्च करना चाहता है। लेकिन इनकम उसकी सिर्फ 20,000 है, तो 20,000 रुपए को वो फूड पे भी खर्च कर सकता है, 20,000 रुपए को वो सारा का सारा एजुकेशन पे भी खर्च कर सकता है, 20,000 रुपए सारा का सारा हेल्थ पे भी खर्च कर सकता है। सो वी आर ट्राइंग टू से कि वो 20,000 रुपए बहुत सारी जगहों पर खर्च किए जा सकते हैं, यानी उस 20,000 रुपए का यूज ऑल्टरनेटिव है, यानी बहुत सारे मल्टीपल यूजेस हैं। लेकिन उस इंसान को, उस पर्सन को ये डिसाइड करना होता है कि उस 20,000 रुपीज में से कितना रुपया, कितना पैसा फूड पे, कितना पैसा क्लोथिंग पे, कितना पैसा शेल्टर पे, कितना पैसा एजुकेशन पे और कितना पैसा हेल्थ पे खर्च करे। और यही प्रायोरिटीज को लिस्ट आउट करके वो अपने लिमिटेड रिसोर्स को यूटिलाइज करता है। इसी बिहेवियर को कि कितना पैसा कहां पर खर्च किया जाना चाहिए, इसी बिहेवियर को इकोनॉमिक्स में चॉइस मेकिंग बिहेवियर कहा गया है, और इसी को एनालाइज करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। आइए अब ये समझते हैं कि इकोनॉमिक्स को कितने एंगल से, डिफरेंट ब्रांचेस क्या हैं जिससे हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स की ब्रॉडली स्पीकिंग 2 ब्रांचेस हैं जिसको माइक्रो और मैक्रो में सेग्रीगेट किया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि नाम कहता है, माइक्रो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। अगर आप टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में इकोनॉमी के डिफरेंट एलिमेंट्स को पढ़ते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। लेकिन अगर उन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को आप समराइज करके एनालाइज करते हैं, समराइज करके उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो वो मैक्रो है। बहुत सिंपल सी बात करूंगा मैं कि अगर हम स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स कहते हैं तो माइक्रो है, और अगर हम कहते हैं स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स तो वो मैक्रो है। जैसे कि राम और श्याम की इनकम कितनी है तो ये कहलाया माइक्रो इकोनॉमिक्स।
लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारे देश की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, तो वो कहलाया मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट है और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स है। तो अभी हमने समझा कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और उसकी ब्रांचेस क्या क्या हैं। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ये वर्ड इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब समझते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इकोनॉमी क्या होता है तो आपका जवाब होगा इंडियन इकोनॉमी का मतलब हमारी पूरी कंट्री, हमारा पूरा देश, द पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है। इकोनॉमी, किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो उस कंट्री के लोगों को लिविंग अर्न करने में हेल्प करते हैं, उसको हम इकोनॉमी कहते हैं। यानी किसी भी देश में हर वो ऑर्गेनाइजेशन या हर वो रिसोर्स या हर वो इंस्टीट्यूशन जहां से लोगों को इनकम अर्न करने में हेल्प मिलती है, उनका लाइवलीहुड वो जहां से अर्न करते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पोजिटली इकोनॉमी बनता है। यानी हम इंडियन इकोनॉमी कहें तो भारत में हर वो ऑर्गेनाइजेशन, हर वो इंस्टीट्यूशन या हर वो फैक्ट्री जो लोगों को रोजगार देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है और उनका लाइवलीहुड अर्न करवाने में हेल्प करती है, उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पोजिटली इकोनॉमी कहा जाएगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं और बात समझते हैं। इकोनॉमी है तो समस्या भी होगी, यानी बात है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देखिए आपके और मेरे घर की जो समस्या है वो बहुत कॉमन है। अब आप समझे इस चीज को कि मेरी वांट्स अनलिमिटेड है, बेशक आपकी वांट्स भी अनलिमिटेड है, लेकिन मेरे रिसोर्स लिमिटेड हैं और आपके रिसोर्स भी लिमिटेड हैं। अबंडेंट रिसोर्स, अनलिमिटेड रिसोर्स तो किसी के पास नहीं है। अब हमें और आपको ये डिसाइड करना होता है कि हम अपनी लिमिटेड इनकम को कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल करें, और यही चॉइस मेकिंग बिहेवियर हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने में हेल्प करता है। आइए, तो हमारी और आपकी अगर प्रॉब्लम सेम है तो हमारे देश की, हमारी इकोनॉमी की प्रॉब्लम भी कुछ सिमिलर होनी चाहिए। अब आप जो पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ड है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन और मेकिंग चॉइसेस इन द यूज ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग ऑल्टरनेटिव यूजेस। बहुत सिंपल सी भाषा में अगर इसको समझा जाए तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। देश के पास रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, तो कंट्री उन लिमिटेड रिसोर्सेस का यूटिलाइजेशन कैसे करे कि देश की अनलिमिटेड वांट्स तो सेटिस्फाई नहीं हो सकती, लेकिन मैक्सिमम वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। इसी प्रॉब्लम को इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। तो अगर आप इसे कुछ समराइज करने की कोशिश करें तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम समझ सकते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज किसी भी देश में, अगर हम यहां कह रहे हैं इकोनॉमिक रिसोर्स, ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्स किसी भी देश में तीन प्रकार के होते हैं, तीन तरह के। एक फाइनेंशियल रिसोर्स जिसे आप मनी कहते हो, एक ह्यूमन रिसोर्स जिसे आप मैन पावर कहते हो, और एक आपका फिजिकल रिसोर्स जिसे आप मशीन कहते हो। ठीक है, तो इसी तरह से हम रिसोर्स की बात करेंगे। और अगर हम देखें तो जो मैंने इकोनॉमिक रिसोर्स आपको बताए वो सारे इकोनॉमिक रिसोर्स लिमिटेड हैं। आइए अब हम समझते हैं कि ये जो रिसोर्स एलोकेशन की प्रॉब्लम है ये फर्दर एक्सटेंड करी गई है, और इसी प्रॉब्लम को हम और आप सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कहते हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी यानी हमारे देश की वो समस्याएं जो रिसोर्स एलोकेशन से रिलेट करती हैं। ठीक है, अब सबसे पहली प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसा कि ये प्रॉब्लम कहती है कि हम क्या प्रोड्यूस करें। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि गुड्स कितने तरह के होते हैं, प्रोडक्शन किस चीज का करना है। प्रोडक्शन दो तरह के गुड्स का हो सकता है,
एक आपका कंज्यूमर गुड और एक आपका कैपिटल गुड। कैपिटल गुड या प्रोड्यूसर गुड, राइट। यहां पर हम जो समझेंगे वो एक पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स क्या है उसको समझिए। जैसे मैं बात करता हूं बटर और गन्स, अब बटर के साथ गन का क्या रिलेशन है ये समझ नहीं आता। तो जब दो डिफरेंट चीजों को हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं या जब दो डिफरेंट चीजों को हम एक साथ मिक्स करके समझते हैं तो वो पैराडॉक्स कहलाता है। यहां पर बटर कंज्यूमर गुड है, खाने का सामान है, गन्स एक वॉर गुड है, ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि क्या बनाया जाए। प्रॉब्लम कहती है व्हाट टू प्रोड्यूस। सो दिस प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड विद द टाइप ऑफ कमोडिटी दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द इकोनॉमी। मतलब कि कौन से तरीके के गुड्स प्रोड्यूस किए जाएं और कितनी क्वांटिटी में। हम ज्यादा बटर प्रोड्यूस करें या ज्यादा गन्स प्रोड्यूस करें, राइट। ये डिसीजन इकोनॉमी को लेना है। अब आप और हम तो ये चाहेंगे कि भाई दोनों का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, लेकिन इकोनॉमी के सामने समस्या एक और है, दोनों का प्रोडक्शन ज्यादा नहीं किया जा सकता क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो वी हैव टू डिसाइड मोर बटर और मोर गन्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारे देश में पीस टाइम सिचुएशन है, शांति का माहौल है, तो हम ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज डाइवर्ट करेंगे बटर की प्रोडक्शन के लिए। और अगर रिवर्स ऑपरेशन देखा जाए, अगर हमारी इकोनॉमी में वॉर टाइम सिचुएशन है, लग रहा है कि दूसरे देश से हमारी वॉर हो सकती है, लड़ाई हो सकती है, तो वी शुड प्रोड्यूस मोर यूनिट्स ऑफ गन्स रादर देन बटर। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमने समझा व्हाट टू प्रोड्यूस। तो फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने देखा कि ये प्रॉब्लम है ऑफ चूजिंग विच कमोडिटी शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। ज्यादा बटर प्रोड्यूस करें या ज्यादा गन्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस मोर ऑफ बोथ द कमोडिटीज, सो बिकॉज हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो वी हैव टू डिसाइड मोर बटर और मोर गन्स, and that is according to the situation, according to the condition. Okay, so this was the very first problem जिसको आपने central problem कहा और समझा कि हम क्या प्रोड्यूस करें। आइए आगे चलें और बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम से, जिसे आप और हम समझते हैं हाउ टू प्रोड्यूस करके। हाउ टू प्रोड्यूस, अब जैसा कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम रिलेट करती है चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से। ये प्रॉब्लम कहती है कि हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करें। आपको समझना चाहिए कि किसी भी गुड को हम दो तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। या तो ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल करके गुड बनाया जा सकता है या ज्यादा मैन पावर का इस्तेमाल करके गुड को बनाया जा सकता है। समझने की बात है कि अगर ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल करके गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो ऐसी टेक्निक को कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। और अगर ज्यादा मैन पावर का इस्तेमाल करके गुड्स का प्रोडक्शन होता है तो ऐसी टेक्निक को लेबर इंटेंसिव टेक्निक का नाम दिया जाता है, राइट। अब बात हमारी प्रॉब्लम की है हाउ टू प्रोड्यूस, कि हम कैसे बनाएं। भाई कोई भी टेक्निक यूज करा जा सकता है, इसमें समस्या क्या है। बट आपको समझना यह है कि जैसे हमारा देश इंडिया की बात करें, इंडिया इज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी। लेबर सरप्लस इकोनॉमी का मतलब जहां पर लेबर अच्छी खासी क्वांटिटी में अवेलेबल है। हमारे देश की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, लेबर अच्छी खासी क्वांटिटी में है, ठीक है। अच्छा, तो लेबर सरप्लस है और लेबर एफिशिएंट भी है, ठीक है जी। तो हमारे जैसे देश में सस्ता प्रोडक्शन कौन सा होगा, ज्यादा मशीन्स वाला या ज्यादा लेबर वाला। क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इंडिया में प्रोडक्शन करवाया जाए तो ज्यादा मैन पावर यूज करके सही रहेगा या ज्यादा मशीन्स का इस्तेमाल करके सही रहेगा। तो यहां पर हम ये कहेंगे इन इंडिया, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, लाइक लेबर सरप्लस इकोनॉमी की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा मैन पावर का इस्तेमाल करके होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लेबर सरप्लस है, सरप्लस मतलब ज्यादा क्वांटिटी में है, तो रेट
कम लगेगा, यानी उनका जो खर्चा होगा लेबर का, वेजेस वगैरह, वो कम लगेगा और लेबर एफिशिएंट भी है। ठीक है जी। तो इंडिया जैसी इकोनॉमी में, लेबर सरप्लस इकोनॉमी में क्या करना चाहिए? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसी एग्जाम्पल को आगे एक्सटेंड करते हैं। अगर यही प्रोडक्शन हम ऑस्ट्रेलिया में कर रहे होते, जहां पे पॉपुलेशन कम है, लेबर एफिशिएंट तो है, लेकिन लेबर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं है, लेबर वहां पर कम है, दैट इज डेफिशिएंट है। तो ऐसी इकोनॉमी में हम लेबर ढूंढने की बजाय प्रोडक्शन को मशीन्स के थ्रू करवाने की कोशिश करते हैं, और ऐसी टेक्निक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कहलाता है। सो दिस वाज द प्रॉब्लम जिसको आपने समझा, हाउ टू प्रोड्यूस। प्रॉब्लम थी कि चूजिंग मेथड और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, राइट। दो तरह की टेक्निक्स हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। अब आपको चूज करना था, तो आपने कहा जो चीपेस्ट होगी और जो एफिशिएंट होगी, दैट टेक्निक विल बी प्रेफर्ड। हर इकोनॉमी यही करती है, हर कंट्री ऐसा ही करती है, भाई जो सस्ता है और जो अच्छा है हम उसको यूज करेंगे, राइट। सो ये आपकी सेकंड प्रॉब्लम आपने कवर अप करी, जिसका नाम था हाउ टू प्रोड्यूस। अब हम बात करते हैं अपनी थर्ड और लास्ट सेंट्रल प्रॉब्लम्स की, जिसको कहा गया है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि आप गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं। अच्छा जी, ऑब्वियस सी बात है, एक प्रोड्यूसर कहेगा जी मैं गुड्स का प्रोडक्शन कर रहा हूं तो कंज्यूमर के लिए कर रहा हूं, लेकिन कंज्यूमर की कैटेगरी हमने डिवाइड कर दी कि आप रिच क्लास के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं या आप पुअर क्लास के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर जो प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, इट इज नॉट मेयरली रिलेटेड विद द क्लास ऑफ पीपल, कि हम रिच के लिए प्रोड्यूस करते हैं या हम पुअर क्लास ऑफ पीपल के लिए प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहां पर प्रॉब्लम है मनी इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन की। आप समझने की कोशिश करिए कि अगर आप 10 रुपए का सामान बना रहे हो, गुड बनाते हो 10 रुपए का, और कहते हो कि मैंने प्रोडक्शन पुअर क्लास पीपल के लिए किया, ठीक है, या आप गुड का प्रोडक्शन करते हो 1000 रुपीज का, आप कहते हो जी मैंने रिच क्लास के लिए प्रोड्यूस किया, ठीक है, आपका प्रोडक्ट तब बिकेगा जब कंज्यूमर की जेब में पैसा होगा, और कंज्यूमर की जेब में पैसा तब आएगा जब उसको इनकम मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम जो हमारी है फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हम किसके लिए गुड्स का प्रोडक्शन करें, ये डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी इनकम के ऊपर। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है, सबको पैसा मिल रहा है, सबकी जेब में पैसा जाएगा तो आसानी से गुड्स को अफोर्ड किया जा सकता है। अच्छा, इस पूरे केस को एक और डिफरेंट एंगल से समझा जा सकता है, जिसमें मैं आपको कहता हूं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मान लीजिए आपने अपनी जमीन दी किसी प्रोड्यूसर को, किसी इंसान को, किसी प्रोड्यूसर को अपनी जमीन दी कि लीजिए मैं अपनी लैंड प्रोवाइड कर रहा हूं, आप मुझे बदले में रेंट दीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। मान लीजिए प्रोड्यूसर सेक्टर है, और प्रोड्यूसर सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज बनाने के लिए कुछ इनपुट्स की जरूरत होती है, जैसे उसे लैंड चाहिए, जमीन, उसे लेबर चाहिए, मेहनत करने वाला इंसान, उसे पैसा चाहिए, और एक इंसान ऐसा जो उसके बिजनेस में रिस्क ले सके, तभी आपका प्रोडक्शन हो पाएगा। यानी मैं बात कर रहा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, जिसमें 4 चीजें आती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अब ये सोचने वाली बात है कि जिसने अपनी जमीन दी है किसी को यूज करने के लिए, उसको बदले में कुछ मिलना चाहिए। अगर आप अपना पीस ऑफ लैंड किसी को देते हैं तो उसके बदले में आप उससे रेंट की उम्मीद रखते हैं ना। अगर आप किसी के लिए काम करते हैं, अपनी मेहनत किसी को देते हैं, तो बदले में सैलरी या वेजेस की उम्मीद रखते हैं ना। अगर आप अपना पैसा आज किसी को देते हैं तो बदले में इंटरेस्ट की उम्मीद रखते हैं ना। और अगर आप अपना आइडिया या आप किसी चीज में रिस्क ले रहे हो, राइट, कि ये बिजनेस है, इसमें रिस्क ले रहा हूं मैं, दैट मीन्स कि अगर लॉस होगा तो मैं जिम्मेदार होऊंगा, तो प्रॉफिट होगा तो आप भी जिम्मेदार होंगे ना इस चीज को शेयर करने के लिए। तो मैंने ये बताया कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर।
अब इन फैक्टर्स को इनकम मिलती है, जिसको आप फैक्टर इनकम कहते हैं। जैसे लैंड को मिलना चाहिए रेंट, लेबर को मिलना चाहिए वेजेस, कैपिटल पे मिलना चाहिए इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन के एंटरप्रेन्योर को मिलना चाहिए प्रॉफिट। जब ये सारी फैक्टर इनकम्स आपको मिलेंगी तो ही आपकी जेब में पैसा आएगा, और इसी पैसे से बाजार में चाहे 10 रुपए का गुड मिल रहा हो या 1000 रुपए का, तभी तो खरीद पाओगे। तो मैटर यहां इस प्रॉब्लम का ये नहीं था कि कौन सी क्लास ऑफ पीपल के लिए गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था। मैटर ये था कि गुड्स का प्रोडक्शन आप किसी के लिए भी करो, लेकिन गुड्स को जब तक अफोर्ड नहीं किया जाएगा तब तक उसकी सेल पॉसिबल नहीं है। और अगर सोचिए, ये प्रॉब्लम सोचिए ऐसे कि अगर प्रोड्यूसर ने गुड्स का प्रोडक्शन किया, वो कहता है जी 10 रुपए का है या 1000 रुपए का है, आप खरीदिए, और आप कहते हैं जी मेरे पास पैसा नहीं है, हम नहीं खरीद सकते। तो प्रोड्यूसर कहता है तो मैं किसके लिए बना रहा था, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाऊं मैं। दिस वॉज द बेसिक प्रॉब्लम जो आपने समझा, फॉर होम, किसके लिए बनाऊं जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो। और ये पैसा आपके पास तब आएगा जब आपको फैक्टर इनकम मिले, और वो फैक्टर इनकम आपको कौन देगा, वही कंपनीज जहां पर आप काम कर रहे हैं या जहां पर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है जी, ये आपने कवर अप किया सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम आगे चलेंगे ये समझने के लिए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। एक टर्म है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर आप अपॉर्चुनिटी का हिंदी मीनिंग समझें तो अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर, या आप अगर इसको देखें तो ऑल्टरनेटिव, इसका सिनोनिम है ऑल्टरनेटिव। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है समझिए। इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। फोरगॉन मतलब सेक्रीफाइस्ड। अब समझिए कि आप अगर प्रेजेंट एक्टिविटी कर रहे हैं और उस प्रेजेंट एक्टिविटी को स्किप करते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं, सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू यू। एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहां समझाने के लिए कि अगर कोई अनएम्प्लॉयड पर्सन है, यानी वो बेरोजगार है और उसकी प्रेजेंट एक्टिविटी अनएम्प्लॉयमेंट है, जहां पर उसको पैसा मिल रहा है 0। अगर वो कहता है कि मैं इंटरव्यूज दूंगा, मैं जॉब करना चाहूंगा, और वो 2 कंपनियों में जाकर इंटरव्यू देकर आता है, जॉब इंटरव्यू, जहां पर एक कंपनी में उसको 40,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा था और एक कंपनी में उसको 50,000 रुपीज पर मंथ मिल रहा था। याद रखिए उसकी प्रेजेंट एक्टिविटी है 0 रुपीज के बराबर, यानी वो अनएम्प्लॉयड है। और अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट के इस टाइटल को छोड़ना चाहता है तो उसके पास में 2 ऑप्शन है, एक 40,000 रुपए की जॉब और एक 50,000 रुपए की जॉब। सो विच वन इज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल टू हिम? डेफिनेटली 50,000 रुपीज वाला। तो आपने इस एग्जाम्पल से क्या समझा कि एक अनएम्प्लॉयड था जिसकी प्रेजेंट एक्टिविटी 0 रुपीज दे रही थी उसको। अगर उसने उस अनएम्प्लॉयमेंट के टैग को स्किप किया, सेक्रीफाइस किया, तो उसको 50,000 रुपए की जॉब मिली, यानी उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, उस अनएम्प्लॉयड पर्सन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाई 50,000 रुपीज। एग्जाम्पल को एक्सटेंड करना चाहेंगे? देखिए, अब वो व्यक्ति यानी वही पर्सन काम कर रहा है उस कंपनी में जहां पर उसको 50,000 रुपीज मिल रहे थे। ठीक है, अब वो कहता है एक दिन कि अगर मैं ये 50,000 की जॉब भी छोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो याद रखिए एक ऑप्शन है बेरोजगार हो जाएगा, या तो वो बेरोजगार हो जाएगा जहां से इनकम मिलेगी 0, या वो उस कंपनी में जॉब कर लेगा जहां पर 40,000 रुपए मिल रहे थे। दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या था? अगेन 40,000 वाला। तो अब अगर वो 50,000 की 50,000 रुपीज की जॉब स्किप करता है, सेक्रीफाइस करता है, सो 40,000 विल बी द ऑप्शन अवेलेबल टू हिम। इजी। दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिससे आपने समझा कि अगर आप अपनी प्रेजेंट एक्टिविटी को सेक्रीफाइस करें तो व्हाट विल बी द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल टू यू। उसकी जो कीमत है दैट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आइए अब हम